ठीक है, तो जो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ उनका नुकसान हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, 10 मिनट का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर क्या होगा, कौन बताएगा, बोल के बताओ, कम ही लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सुजल, ए ठीक है, ये क्यों होगा? सर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है ना इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन। कितने साल तक, 2 इयर्स तक भी कर रहा है तो भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है लेडी, तो दैट मींस इज द इनफर्टिलिटी, ऑप्शन इज द करेक्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन बताएगा, गीतांशी, जिया सागर रेडी रहेंगे, ले पहले बता दिया। प्रवीण, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्ट आर करेक्ट बट वन इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन डी, वेरी गुड। जाइगोट क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एम्ब्रियोज विद द मोर देन 8 ब्लास्टोम आर आल्सो ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। हाँ, आईयूटी, वेरी गुड। Question number third, if a person is suffering with severe male infertility in which the ejaculate contains very few sperm, जिसको क्या बोलते हैं, ओलिगोजियोस्पर्मिया। क्वेश्चन में लिखा हो ओलिगोजियोस्पर्मिया, नाउ और इवन नो लाइव स्पर्म या फिर डेड है, कैन बी ओवरकम बाय दिस कुड बी ऑफर कपल्स अल्टरनेटिव टू यूजिंग डोनर स्पर्म। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? आईसीएसआई। ICSI। आईसीएसआई। अब आईसीएसआई या तो डोनर स्पर्म लो, या फिर अगर इक्का दुक्का स्पर्म हमें मिल गया उसी पर्सन का, उस पर्सन की चाहत क्या है कि मेरा ये हो, तो वो ऑब्वियसली बस सब यही चाहेंगे। तो उस केस में अगर कुछ स्पर्म भी मिल गया जो वायबल है, तो हमें क्या चाहिए, आईसीएसआई के लिए सिंगल स्पर्म चाहिए, सिंगल स्पर्म ले लेंगे और उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे और वो हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, in case of couple where male having a very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization? Very good. Artificial insemination. Artificial insemination. पहले हम लोग ये करते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से नहीं हुआ, तब जब हम लोग आईसीएसआई करेंगे, प्राइमरली पहले हम लोग क्या फोकस करेंगे, एआई को, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि वहां पे लो काउंट होता है, तो हो सकता है स्पर्म जा ना पाए, तो हम लोग डायरेक्ट इंटर कर देते किसमें, वेजाइना में। क्वेश्चन नंबर 5, बिलोंग करने वाला है, गलत मत करना, ध्यान से, टेक टाइम। ऑप्शन डी, डी। और कोई, गीतांशी, आर यू देयर, अदिति पाठक, आपका ए, गीतांशी हो या चली गई तुम, ना तो आवाज ना तो कुछ। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। वेरी गुड अदिति, बाद में सही किया, बट देखो गलती ऐसे नहीं करना है, बालिके जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है। आप सभी को पता है एक्यूरेसी कितना मैटर करता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही मैटर करता है, कट ऑफ इतने ज्यादा जा रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान से पढ़ना। चलो, अब बताएगा कौन भाई, सुजल, 22C। सर क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हाई लेवल ऑफ स्टेरॉयडल प्रिपरेशन ही यूज होती है, बट जो सहेली है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, विवेक कहाँ वो छोड़ के प्री भाग प्लान्ड गया? होती है। वो प्री प्लान्ड होती है अच्छा। कि एक वीक में एक बार लेनी है, तो प्रेगनेंसी को वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 59। 59।
59 का ए सभी का है, और कोई? फिफ्टी एट का हमारे पास सी, वेरी गुड सुजल। 59 का हमारे पास क्या हो गया, सभी का ए आया है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। जिसमें क्या बताया गया, आफ्टर वेस्कोटोमी स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन द सीमेन और इजैकुलेट, वेरी गुड। वाट्स द डिफरेंस फॉर टाइट एंड वेस्कोटोमी, सही है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है फिर? ट्यूबेक्टोमी, सर फेलोपियन ट्यूब को ऐसे फाइलोपियन काट के टाई ट्यूब, कर देते हैं। नोट कर देना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 60, एमटीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज, बी ऑप्शन। अरे तो ऐसे डाउट में क्यों बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 60, बी सर, बी। बी की डी? बी फॉर बॉल। क्या नाम है? प्रवीण, विवेक को बोलना जरा, वो क्या कर रहा, क्यों नहीं आ रहा? अभी करता हूँ सर। अभी आया था और गायब हो गया, मार खाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो गया हमारे पास? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंड्यूस एबॉर्शन। मैंने बताया था ये कैसा होता है हमारे पास, इंड्यूस एबॉर्ट के बराबर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। कंसीडर जल्दी से बता दो। जिया सागर का नेट नहीं चल रहा है। 61 का बी, 61 60 का बताया सर हो प्रवीण का। सर ऑप्शंस का आंसर ऑप्शन सुपर है बाकी। एज फॉल्स, बीज ट्रू। सर एक बार फिर से दिखाना वापस। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year all over the world are terminated through MTP. ऐसा है? बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट, नहीं, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। 1/5 नहीं होता है। ए क्या है हमारे फॉल्स है, बी क्या है हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 62, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन द ईयर, किस साल में किया गया था? ऑप्शन डी, वेरी गुड प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 63, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन रिसेंट एमटीपी अमेंडमेंट इंडिया कब किया गया था? 2017 में, बताया था 2017 में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 64, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2017 ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, कितने तक कौन कौन से रूल बताया गया था? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बताया था। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को क्या कर दिया था, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 65, on what ground pregnancy of more than 12 week is terminated through MTP in India? अगर इससे अधिक हो जाता है तो कब टर्मिनेट किया जाता है? जब या तो मदर या तो बेबी या दोनों के लिए रिस्की, या स्पेशली मदर के लिए रिस्की हो, क्योंकि बेबी तो ऑलरेडी स्टोन बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। बट अगर मदर के लिए रिस्की है तो उस केस में हमारे पास 12 वीक को लॉ को वायलेट मतलब तोड़ दिया जाता है और वहां पे हमारे पास मदर को बचा लिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। अगर मदर को रिस्की है, अगर उस केस में हमारे पास थ्रेटनिंग रिस्क टू द प्रेग्नेंट वुमेन। चलो क्वेश्चन नंबर 66, एमटीपी इज कंसीडर सेफ अप टू, कब तक सेफ है? कब तक सेफ है? 12 महीने अप टू 12, 12 महीने, अरे सॉरी 12 वीक्स, 12 वीक्स। 12 महीने क्या इरादा है भाई, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 67, a pregnant woman was denied for the undergo MTP as she was not having the opinion documents from 2 registered medical practitioners. The duration of her pregnancy might be, उसको मना कर दिया जाता है तो क्या हो सकता है? कौन सा हो सकता है? सर मोर देन, ये 29 वीक्स। यहाँ पे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो कम वाला वैल्यू लेंगे दैट इज द सी, 21 वीक्स। 12 वीक्स से ज्यादा हम लोग मना कर देते हैं,
मना ही कर देगा। 29 वीक्स के बाद जनरली हमारे पास प्रॉब्लम होती नहीं है। 29 वीक्स के बाद हमारे पास जनरली कोई ऐसा उस समय बहुत ही ज्यादा सीवियर रिस्क हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सर जाएगा? बट ऑप्शन सी। बट डी भी सही है, मैं ये बट मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलो। बट 24 वीक्स के अंदर तो अगर दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की अगर मतलब ओपिनियन से तो करवा सकते हैं ना। नहीं कराना होता है वो, उसके बाद रिस्क होता है 12 वीक के बाद। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कुछ इश्यूज है बेबी के साथ, तो बात अलग है। बट इन जनरल यहाँ पे कभी भी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रॉब्लम है किसी मदर को या उसको। ठीक है। बट अगर 12 वीक्स तक रहता तो एक केस साइन से हो आपका जाता। आवाज और बहुत धीरे आ रहा है। सर डी होगा शायद। मैं देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सी भी सही है, डी भी सही है। सी भी सही है और डी भी सही है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सी का भी और डी का भी। जनरली कोई करता नहीं, 21 वीक्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 15 वीक से भी ऊपर जाता है ना, 15-16 वीक, उसके बाद डॉक्टर मना ही कर देते हैं। हाँ, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है देन दे कैन, या फिर आपके पास लीगल एडवाइजरी होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है टू रजिस्टर्ड पढ़ेंगे, वो उन्होंने मना क्यों कर दिया? क्योंकि 12 वीक से ज्यादा हो गया उस केस में हमारे पास, जैसे ही 15 वीक क्रॉस करता है, जब हमारे पास ऑर्गन डेवलप करने लगता है, उस केस में टर्मिनेट करना दोनों के लिए रिस्की हो जाता है, मदर के लिए भी है और बेबी तो वैसे भी जाता है, तो प्राइमरली मदर के लिए रिस्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमटीपी। विवेक, 68 जल्दी बताओ विवेक। जल्दी बताओ कौन सा सही है। सुजल डी, डी डी डी, वेरी गुड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पढ़ लो। इट इज करेक्ट ड्यू टू थर्ड ट्राइमेस्टर, नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर अरे सर इट इज अप्रोप्रिएट वाले ऑलवेज ऑप्शन में। सर्जिकल, नहीं। हम लोग ड्रग से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ड्रग देके भी। नेक्स्ट, इट इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है ये। डी, इट रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड, वेरी गुड, क्योंकि हमारे क्या चाहिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज कोई एमटीपी नहीं करा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बस कुछ ही क्वेश्चन है, 100 तक है, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, एमटीपी हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये 28 वीक तक सेफ है? जल्दी बताओ। 69 का assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, वेरी गुड, सी। हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी यूज करते हैं, बट ये सेफ कब होता है, 12 वीक्स तक, अकॉर्डिंग द न्यू नॉर्म्स। पहले ये और कम था। क्वेश्चन नंबर 70, assertion, ban on amniocentesis help to reduce the incidence of MTP in India. Amniocentesis help to determine the sex of unborn child. क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? Both the assertion and reason are the true, but the reason is the not correct explanation of A. Ban of amniocentesis help to reduce the incidence of MTP in India. ध्यान रखना, अगर जो रीजन एसर्शन में लिखा है, जो और एसर्शन रीजन में लिखा है, तब दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि इस चीज को ध्यान से समझना है, लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, ए का बेटा बी है, आप ये नहीं बोलोगे बी का बाप, मतलब एक्चुअल हमारे पास क्या होगा, दैट इज द, जो ए पर्सन है उसका बेटा बी है, यानी पहले ए आया था उसके बाद बी आया था। उसी तरह कभी भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो अमीनोसेंटेसिस हेल्प टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबर्न चाइल्ड, ये लाइन अगर असर्शन में रहता है और इसका रीजन रहता है बैन ऑफ अमीनोसेंटेसिस, देन करेक्ट ऑप्शन ए होता है। बट यहाँ पे क्या दिया है कि पहले ही हमारे पास रीजन दे दिया है, दैट इज द बैन ऑफ अमीनोसेंटेसिस हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एमटीपी इन इंडिया। बैन कब क्यों किया गया था? क्योंकि लोग मिसयूज करने लगे थे हम अपने
सेक्स जान जाते थे कि मेल है कि फीमेल है, उसके बाद हम लोग ये करते थे। हाँ प्रवीण बताओ। सर अगर ऐसे स्टेटमेंट रीड करें तो आपने बोला कि जो रीजन है इधर वो असर्शन में होना चाहिए था और जो असर्शन है रीजन में होना चाहिए, तो इधर बनेगा ऐसे कि अमाइनो सिंथेसिस डिटरमाइन अनबॉर्न चाइल्ड का, इसलिए हाँ उसे प्रिंट कर दिया गया। हाँ, तो ये हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। ये हमेशा ऐसे असर्शन रीजन में बार बार मैं एक बार और भी समझाया था, वहां पे ये गलती नहीं करना है असर्शन रीजन में। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन को अगर उल्टा पुल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। गीतांशी आज आप पैसिवली क्यों हो भी या नहीं हो मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि ना तो उसमें आ रहा है ना तो चैट में आ रहा है जवाब। 71, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर अल्टरनेटिवली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया था। ऑप्शन बी, वेरी गुड, वीडी, मैंने बताया था वी डॉट डी, वेनरल डिजीज, नॉट वायरल डिजीज, नॉट डिजेनरेटिव। क्वेश्चन नंबर 72, आरटीआई स्टैंड फॉर, आरटीआई स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेरी गुड, सभी का 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73, among the given options which set of represent sexually transmitted disease infection, इसमें से कौन कौन सा सेट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का? बी होगा नहीं, जियाडिसिस होता नहीं है। टीनियासिस हमारे पास टीनिया जेनेटल लेशमैनियासिस नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी ट्रैकियो फिर आगे से ये नहीं होता है। हमारा ऑप्शन ए इज द राइट। सॉरी, हेपेटाइटिस बी हमारे पास सेक्सुअली भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, गोनेरिया भी हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन सही दे दिया। चलो लिपडेट। क्वेश्चन नंबर 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें ए भी तो सही है। अच्छा नहीं, ये सही नहीं है, क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे दिया। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 74, 74 का डी, बोथ एंड बी आर ट्रू। क्या है हमारे पास? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर द एसटीआई व्हिच कॉज्ड बाय वायरस, गोनोरिया इज सिफिलिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। चलो, सिफिलिस कौन कॉज करता है? सुजल। सर ट्राइपेनोसोमा। प्रवीण। सर ट्रैपोनोमा पैलेडियम। ट्रिपोनोमा पैलेडियम। क्वेश्चन नंबर 75, which among the following STIs can be transmitted by blood transfusion and sharing of infected needle with infected person? HIV/AIDS. Option A. Question number 76. A pregnant lady was suffering from a STI and various tests confirmed that her baby has also contracted the disease. The pregnant lady must be the suffering from. कौन सा होगा 76 का? सेवेंटी सिक्स, ब्लड से कौन सा ट्रांसफ्यूजन होता है? हेपेटाइटिस बी और एड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है प्लेसेंटा, वहां पे क्या होता है ब्लड, गीतांशी हवाई है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, कौन सा कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, ध्यान से करो, गलत नहीं होना चाहिए। सुजल का बी है। ये भी हो सकता है, ये भी जेनाइटल हर्पिस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 78, द इंसिडेंस ऑफ एसटीडीज आर मोर फ्रीक्वेंट, इसमें होता है
78 बताया हुआ है 15 से 24 के बीच में। 79 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेवेंटी नाइन कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी क्यूर्ड कंप्लीटली डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अगर अर्ली किया जाता है तो बिल्कुल सही है। अर्ली सिम्टम ऑफ स्टडी इंक्लूड द इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग इन जेनिटल हर्पीस। 79 का क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी, बोथ एंड बी आर द क्योर। यहाँ पे अर्ली लिखा है इसलिए, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अर्ली नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे स्टडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, अगर वो अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा तभी होगा। अगर लेट स्टेज में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो हमारे पास नहीं सॉल्व होगा। इवन HIV एड्स भी अगर अर्ली स्टेज में फीमेल को पता चल जाता है तो उसके आने वाले बेबी में उसके चांसेस को बहुत कम कर दिया जाता है। तो हियर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे गलतियां मत करो बालक। अर्ली स्टेज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर अर्ली स्टेज में हमारे पास पता चल जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 79 सभी को समझ में आया। 80 प्रिंट नहीं हो रहा है। एटी का क्या होगा, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआई इंक्लूड। कौन सा हमारे पास एसटीआई इंक्लूड करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी हो सकता है, स्टिल बर्थ ये भी हो सकता है, पेट्रिक इन्फ्लामेट्रिक ये भी हो सकता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स ये होता है हमारे पास कैंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। सर पैल्विक होता है ना, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। हाँ हाँ वो गलत से लिखा है, कोई बात नहीं। तो सर फिर तो आंसर 1 और 2 ही हुआ। हमारे पास देखो कॉन्सिक्वेंस डिले ट्रीटमेंट ये भी तो सकता है, इसके बाद में हमारे पास 1 2 3 आर करेक्ट। मतलब क्वेश्चन में तो पैट्रिक लिखा था। अरे वो ठीक है, मिस टाइप है, समझ जाओ भावनाओं को, वो मिस टाइप है इसलिए, ये मैंने नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 81 इसको मिलाना है, इसमें से बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी सही से मिला दो 81। खुशबू बी, बाकी सुजल बी। ए का दूसरा, ठीक है। सिफिलिस बी का तीसरा, और किसी है क्या, है ही नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, डी का फला बाकी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू द प्रिवेंट एसटीडीज अमंग पॉपुलेशंस। क्या क्या बचाता है। पहला, यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारे पास है डू नॉट शेयर निडल्स एंड सिरिंज। डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83 which of the following sexually transmitted disease do not especially affect reproductive organ। कौन सा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019। सोच के बताओ। 83 खुशबू का डी आ गया ऑप्शन, और कोई, डांसी का भी डी, वेरी गुड। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जनरली ब्लड से डायरेक्ट इन्फेक्ट कर देता है। क्लेमाइडोमोनास ये करता है, ये भी करते हैं।
ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी तो सही है बट जेनिटल वार्ड्स दे दिया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 रिसर्शन रीजन, ध्यान से करना। ऑप्शन डी इज द both assertion reason are false. Gonorrhea separate through the infection adults नहीं, HIV और हेपेटाइटिस बी होता है, gonorrhea can't be cured completely, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, बार बार ये डब्ल्यू मिस टाइप है इसमें। 85 85 का प्रवीण का भी, सुजल का भी, गीतांशी का भी। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, सही है। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन द ब्लड एंड सीमेन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये भी सही है। ऑप्शन बी इज द सॉरी, बोथ assertion रीजन आर द करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। वेरी गुड प्रवीण, सुजल, अदिति, जिसका जिसका सही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला इसका 86 consider the following statement, an infertile couple is unable to produce children due to the immunological disorders। दूसरा है इन ह्यूमन पॉपुलेशन मेल्स आर ऑलवेज फर्टाइल वाइल फीमेल, तो बता दो, ये तो बहुत इजी है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारे पास फिजियो इम्यूनोलॉजिकल के अलावा फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बहुत एसटीडीज हो सकती है। ऑप्शन बोथ ऑप्शन बी आर द गलत है। यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों बराबर रिस्पॉन्सिबल है, मैंने पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ डज असिस्टेड आर्ट हेल्प द इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। 87 87 सुजल सी, प्रवीण सी। by easing the process of procedure adoption name, by treating the disease associated with by carrying out the certain fertilization process through the special technique, option C, very good। क्वेश्चन नंबर 88, ये बार बार डब्ल्यू क्यों लिखी है सर। IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 81 का ए, सभी का सही है। 89, where does the fertilization occur in the case of the IVF, कहाँ पे होता है, within the fallopian tube, in uterus, outside the body, inside the vagina, कहाँ पे होता है, आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग कंडीशंस में, बट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज लिविंग, बस इन्वायरमेंट क्या होता है, नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 90, इंटेस्टिव बेबी प्रोग्राम एम्ब्रियो ट्रांसफर, कहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ऑप्शन डी, वेरी गुड, बी एंड सी। 8 स्टेज में इसके बाद भी कर सकते हैं, बस दोनों का नाम अलग है, IUT है और एक क्या है हमारे पास, ZIFT है, दोनों का बस ये अंतर है, दोनों का दोनों क्या है, टेस्टिव बेबी प्रोग्राम है, IVF के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 91, which among the listed art are included under embryo transfer technique, AT के अंदर कौन सा आता है, 91, GIFT एंड IUT, अभी बताया, वेरी गुड गीतांशी, प्रवीण, अदिति कहाँ गायब हो गई अचानक से, सुजल गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, हो सकता है दोबारा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 92, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड, देखो 2015 का क्वेश्चन है, assisted have through a technique called gift, the full form of this technique is 92, gamete intrafallopian transfer, option C is the right। question number 93, select the correct statement। नाइन्टी थ्री, बाकी लोग करो, विवेक,
is right. GIFT involves the transfer of embryo into fallopian tube at 8 blastomere stage. सही है. Question number 94. Consider the following statement. सर ये ए में इन विवो ही लेंगे या इन विट्रो ले सकते हैं? किसमें? सर इसके ये ऑप्शन में. GIFT involve the transfer of male sperm to fallopian tube of female. 93 के ऑप्शन में. नहीं सर 94 के ये ऑप्शन में. अच्छा 94. Consider the following statement. Embryo formed by in vivo fertilization could be used in the intrauterine transfer. ये भी हो सकता है. Next हमारे पास fully formed embryo is transferred into the fundus region of uterus in the GIFT. Select the correct option. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A is true but the B is the false. Fully develop हमारे पास embryo को नहीं करते हैं हम लोग GIFT में. ठीक है. सर 8 सेल या उससे हाँ सर जो 93 में फिर डी स्टेटमेंट है वो भी तो सही है एक तरीके से कि फीमेल बॉडी में एम्ब्रियो फॉर्म होगा. इन बोथ GIFT एंड IUT एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इनसाइड. एम्ब्रियो हमारे पास फॉर्म 8 सेल स्टेज को एम्ब्रियो बोलते तो है हम लोग. ब्लास्टोमियर वाला स्टेज वो भी एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनने लगता है, तो वो हमारे पास एम्ब्रियो, उसको हम लोग क्यों बोलेंगे GIFT एंड IUT. ठीक है. हम लोग कहाँ पे डालते हैं? 2 जगह पे डालते हैं. एक तो फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, अगर 8 सेल से अधिक हो गया तो हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं? डायरेक्ट यूट्रस में, यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांट करा देते हैं, मतलब डाल देते हैं. होता तो अपने से ही है नेचुरली. क्वेश्चन नंबर 94. 94 का क्या हमारे पास? दैट इज ऑप्शन ए इज द ट्रू बट बी इज द फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली डेवलप नहीं हो तो कहाँ गया. क्वेश्चन नंबर 95. विच आर्ट ए वोमेन शुड adopt होगा. adopt if she does not ovulate or produce a viable egg. तो इस कंडीशन में क्या होता है? गिफ्ट. वेरी गुड. GIFT. क्वेश्चन नंबर 96 मैच करना है, ये इजी क्वेश्चन है. नाइन्टी सिक्स. अभी पता ही नहीं चल रहा तुम लोग 96 का जवाब दे रहे हो. 96 का देखो. ए का तीसरा गिफ्ट क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब. बी का गिफ्ट क्या होता है हमारे पास? ओबम को ट्रांसफर करते हैं. बी का पहला. सी का क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात, ये दोनों किसी में नहीं है, बाकी सी का दूसरा हो जाएगा. दैट इज ये. हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट. सभी का सही है. क्वेश्चन नंबर 97. मैंने अभी इसका वीडियो दिखाया था. ICSI स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड है? वेरी गुड खुशबू. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. 97. क्वेश्चन नंबर 98. In which technique sperm is injected directly into the ovum in the laboratory? देखो मैंने 50% ऑप्शन हटा दिया. 2 ही ऑप्शन है, सी और डी है ही नहीं इसमें. कौन सा होगा? ICSI. चलो ये खत्म हो गया आप लोग का रिप्रोडक्टिव हेड. सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोग, एक से लेके कुछ बीच बीच में नहीं किए थे. 97 क्वेश्चंस हो गए सब, जितने भी क्वेश्चन थे. अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स. किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई डाउट? ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ का भी कुछ डिजीज इंक्लूड कर देते हैं. तो ह्यूमन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक साथ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस चीज को ध्यान से समझना है जब भी हम लोग ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे. हालांकि ह्यूमन हेल्थ हम लोग तब पढ़ेंगे जब दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. मेंडेलियन जेनेटिक्स से ही हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसका नाम है चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. अब भी ध्यान रखना, इस चैप्टर को हम लोग थोड़े से स्लो पेस में पढ़ेंगे. जो लोग नहीं आए उनका नुकसान है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब उनकी मर्जी.
वो ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो आते तो उनका रिवाइज होता। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक देखेंगे इसमें कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे कैसे कहानी हुई, मतलब क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिंपली इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को नॉर्मली हम लोग इसको बोल देते हैं एक सिंगल वर्ड में, दैट इज जेनेटिक्स। दैट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है, और जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। सिंपल वर्ड है, हम लोग एक वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब इस देखो जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड क्या होता है, जो चैप्टर का नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स क्या होता है ध्यान से समझो, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तीनों वर्ड यहाँ पे मेंशन होगा, जो वर्ड यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, ये होता है हमारे पास जेनेटिक्स। या दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, स्टडी ऑफ जीन और क्रोमोसोम। सिंपल लैंग्वेज में स्टडी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब मेंडल थे तब हमारे पास जीन और ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं थे, उन्होंने इसको अलग अलग एलील, वेरिएशन, कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर तो था बट ट्रेड, एलील, ये सब बाद में आया। उन्होंने, मेंडल ने इन सभी चीजों को क्या बोला था, फैक्टर बोला था। क्या बोला था मेंडल ने, फैक्टर बोला था। इतने एडवांसमेंट वर्ड्स का उपयोग नहीं हुआ था। मेंडल उन सारी चीजों को क्या बोलते थे, कैरेक्टर थे जो हमारे पास एलील थे, एलील के फॉर्म थे, उसको उन्होंने क्या बोला था हमारे पास, फैक्टर। क्या बोला था मेंडल ने, फैक्टर बोला था। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है, दैट इज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलग है, वेरिएशन अलग है, हेरिडिटी अलग है। तीनों टर्म्स का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, कई बार मैच करने के लिए आ जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला टर्म है हमारे पास इनहेरिटेंस, उसके पहले हम लोग एक दूसरा टर्म जो देख लेते हैं, हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी क्या होता है, नाउ हेरिडिटी आप लोग ध्यान से समझना। हेरिडिटी में हमारे पास सिंपल कैरेक्टर होता है कि जो भी हमारे पास होता है, कि जो हमारे पास कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है। यानी कि ट्रांसफर, यानी कि हमारे पास जो कैरेक्टर है एक और एक पेरेंट से, मतलब पेरेंट से बेबी में चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि इनहेरिटेंस क्या हो गया, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो प्रोसेस है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। यानी कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। सभी लोग को क्लियर हो गया। हेरिडिटी क्या हमारे पास है, कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर ट्रांसफर क्या हो गया, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, यानी कि पेरेंट से बेबी में। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्लियर, दोनों में क्लियर हो गया कि हेरिडिटी क्या है और हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस कि कैसे हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में। अब इसी से तीसरा जो टर्म है यहाँ पे वेरिएशन है। वेरिएशन देखो, अब मान लो ये हमारे पास ह्यूमन है, ह्यूमन का बेबी क्या होगा, ह्यूमन होगा। डॉग का बेबी क्या होगा, डॉग होगा। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो जाएगा कि ह्यूमन का बेबी डॉग बन जाए, नहीं, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा। बट हमेशा पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि बेबी है, उसके बीच में हमारे पास कुछ डिग्री ऑफ चेंज होता है, कुछ डिग्री ऑफ चेंज होता है। उस डिग्री ऑफ चेंज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। उस डिग्री ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। पेरेंट से आप कितने अलग हो, अपने पापा से आप कितने अलग हो, अपने मम्मी से आप कितने अलग हो, दोनों का हमारे पास कंबाइंड कैरेक्टर आपके अंदर आया है। यानी कि ये जो कैरेक्टर है वेरिएशन है, यानी डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी कि डिफरेंस क्या है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में। तो सिंपल शब्द में हम लोग इसको क्या बोल देंगे, वेरिएशन को
वेरिएशन क्या हो गया हमारे पास, डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और या इसी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। और क्या बोल देंगे इसको, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द वेरिएशन। ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द वेरिएशन। अब एक और टर्म है यहाँ पे, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, ध्यान से समझना। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर हो गया हमारे पास ए हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर क्या होगा, ए हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक ही एग्जांपल ले रहा हूं उसके बेसिस पे, ताकि आप सारा चीजों को अंतर कर सको। ए हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। यानी वैसा कोई हमारे पास फीचर है, जैसे मान लो कि आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फीचर जो हमें दिख रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। अब इसी से एक टर्म है मिलता जुलता, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट, यानी जो कैरेक्टर है हमारे पास, मान लो कि एक एग्जांपल कैरेक्टर का ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या हमारे पास, आई कलर, आंख का कलर लेते हैं, ये एक कैरेक्टर है जो क्या है, एक हमारे पास विजुअल कैरेक्टर है। यहाँ पे जेनेटिक्स में दो चीज पढ़ते हैं, एक हमारे पास विजुअल कैरेक्टर होता है और दूसरा हमारे पास होता है जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम आगे चल के हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। यानी कि जो हमें दिखता है वो फिनोटाइप हो गया, जो हमें नहीं दिखता है और क्या हमारे पास जेनेटिक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो, कैरेक्टर क्या हो गया, जो हमारे पास हेरिटेबल फीचर है, जो हमें दिख रहा है कि ऑफ स्प्रिंग से पेरेंट्स में जा रहा है, सॉरी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जा रहा है, उसको हम लोग बोले कैरेक्टर। एक एग्जांपल मैंने लिया आई कलर। अब यहाँ पे ट्रेट क्या होता है, ट्रेट होता है वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर। ट्रेट क्या होता है, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर। यानी कि कैरेक्टर के हमारे पास कितने वेरिएंट हैं। जैसे आपने देखा है, मोबाइल सुना होगा आप लोगों ने कि हमारे पास एक मोबाइल है, मान लो हमारे पास कोई मोबाइल है XYZ, Xiaomi का मोबाइल है कोई। अभी Xiaomi का मोबाइल है हमारे पास, मान लो कि है 6 सीरीज। 6 सीरीज ये कैरेक्टर हो गया। अब इस 6 सीरीज के अंदर हमारे पास कई सारे वेरिएंट है, प्रो है, मैक्स है, लाइट है। ये क्या हो गया हमारे पास, वेरिएंट। उसी तरह यहाँ पे कैरेक्टर आई कलर है। अब इसका ट्रेट क्या होता है कि वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है उसके कितने वेरिएंट हो सकते हैं। जैसे कि आई कलर कैसा कैसा हो सकता है हमारे पास, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। यानी ये सब क्या हो गया, ट्रेट क्या हुआ कि वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। सभी को क्लियर हुआ यहां तक, जल्दी बताओ। वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। ध्यान से समझना कि ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है और जेनेटिक्स क्या होता है। ये सारा कुछ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलील। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। अब एलील देखो क्या होता है, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अब जीन क्या होता है, जीन हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम या डीएनए मटेरियल। अब उस जीन के ऊपर हमारे पास इस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। इस जीन के हमारे पास क्या होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे देख लो, एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मान लो एक हमारे पास फिनोटाइप कैरेक्टर है, मैंने बताया टॉल। फिनोटाइप कैरेक्टर क्या है, टॉल, जो हमें बाहर से दिख रहा है। अब इसका हमें जीन वाला कैरेक्टर देखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अब उसका जीन का अल्टरनेटिव हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है। ये टॉल है, एक होता है कैपिटल T
और एक होता है स्मॉल टी। हम ऐसा मान के चलते हैं जो कैपिटल टी होता है जनरली ये किसको डोमिनेट करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को। हम उल्टा भी मान सकते हैं, बट उल्टा मानेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बट जनरली जो फॉलोअप आ रहा है हमारे पास, स्टडी का फॉलोअप है, जो कैपिटल लेटर होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, हमारा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज द टॉल। जो टी है ये किसको, स्मॉल टी डिजिग्नेट करता है किसको, जस्ट उसी का वेरिएंट, दैट इज द ड्वार्फ। अब यहाँ पे देखो जो टी एंड टी है, ध्यान से समझो, जो टी एंड टी है यानी कैपिटल टी एंड टी, ये एक जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइप के अंदर दो वेरिएंट हो गया, एक क्या है कैपिटल टी और एक हो गया स्मॉल टी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलील। अब इसी को अगर हम लोग कैरेक्टर के फॉर्म में देखें या मेंडल के अकॉर्डिंग देखें, फैक्टर के टर्म में, अब मेंडल ने इसको एलील नहीं बोला था, मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था। एक टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। अब इसी का फिनोटाइप बोले तो ये हो गया हमारे पास ट्रेट। ये क्या हो गया, ट्रेट। एक ट्रेट क्या हो गया हमारे पास, जो कैरेक्टर था हमारे पास टॉल होना, एक कैरेक्टर क्या था हमारे पास कि उसका लेंथ कितना है। अब ये लेंथ छोटा भी हो सकता है और ये लेंथ बड़ा भी हो सकता है, दैट इज द ट्रेट। अब ये जो हमारे पास जीनोटाइप दिख रहा है, ये दो कंडीशन में हो सकते हैं। एक होता है अगर टी और टी है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। अगर ये टी और टी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन गई हमारे पास, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर या सिमिलर एलील्स होता है ऑफ ए जीन, एक जीन के अंदर दो एलील है, अगर ये सिमिलर हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और एक जीन के अंदर अगर ये डिसिमिलर हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। अब एक और इसी का अलग अलग नाम है। जब भी हमारे पास देखो जीन का ये कैरेक्टर मैंने ऐसे बनाया, दूसरा कैरेक्टर मैं इसी को ऐसे बना सकता हूँ, स्मॉल टी कुछ भी कोई भी कैरेक्टर ले सकता हूँ। यानी दोनों कंडीशन में क्या है कि एक ही टाइप के हमारे पास एलील देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। अगर ये कैपिटल टी है तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और जब स्मॉल टी है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव। डोमिनेंट के एक और नाम से जानते हैं वाइल्ड टाइप, और रिसेसिव को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म, हाँ ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो होमोजाइगस होता है इसको मेंडल ने क्या एक टर्म बोला था, प्योर लाइंस। ये क्या होता है हमारे पास, प्योर लाइन। किसकी बात कर रहा है, होमोजाइगस क्या है हमारे पास, प्योर लाइन है। सेकेंड वे हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है हमारे पास, जहां पे डिसिमिलर एलील है, दैट इज द ये क्या हो गया हमारे पास, डिसिमिलर एलील, ठीक है। रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, जिसको डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ये इसमें हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, वहां पे कैसा होगा, कैपिटल टी होना जरूरी है। यानी कि एक कैरेक्टर क्या होगा हमारे पास, कैपिटल टी होगा, या फिर दोनों टी हो सकता है। रिसेसिव कैरेक्टर में हमारे पास क्या हो सकता है, जो कैरेक्टर नहीं दिखता है, ये किससे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, स्मॉल लेटर से, मैंने अभी बता दिया। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, इसको फिनोटाइप बोलते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अब एक वहां पे हाइब्रिड टर्म होता है, हाइब्रिड क्या बोलते हैं, जब हमारे पास जेनेटिकली अलग अलग कैरेक्टर को हम लोग मिला देते हैं, मीटिंग करा देते हैं, तो हमारे पास जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स बनते हैं। यानी कि दो अलग अलग पेरेंट्स है, यानी कि प्योर लाइन्स नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। जब हमारे पास प्योर लाइन्स नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, बालक? सर एलील क्या था, ये बेसिक कैरेक्टर्स है जो हम लोग आगे चल के, देखो ये सब कुछ बेसिक कैरेक्टर। हाँ, क्या बोल रहे थे एलील फिर क्या प्रवीण? सर एलील समझ में नहीं आया। देखो एलील्स हमारे पास क्या होता है, जीन पता है, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को जीन बोलते हैं। अब जीन का हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। जीन के अल्टरनेटिव, हाँ बोलो। टी और स्मॉल टी एक एलील होगा, और जो दोनों अगर बिगती होंगे तो एलील नहीं होगा। देखो नहीं, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि कोई एक कैरेक्टर है एक्स। अब मान लो कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है हेयर कलर के लिए, ठीक है, हेयर कलर के लिए एक कोई ए नाम का जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर। अब ये ए नाम का जीन के हमारे पास दो फॉर्म में हमेशा वेरिएंट रहते हैं, एलील के दो वेरिएंट, जीन के दो वेरिएंट होते हैं, एक ए और एक स्मॉल ए।
जब भी हमारे पास ए वाला होगा यानी डोमिनेट करेगा, जब भी ये वाला स्मॉल ए वाला होगा वो क्या रिसेसिव कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो गया, हमेशा जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। समझ में आ गया? जिसे हमारे पास कैरेक्टर के दो चीज कुछ भी हो सकता है, उसी तरह एलील के दो फॉर्म, सॉरी जीन के दो फॉर्म होते हैं, दैट इज द स्मॉल टी और दैट इज द कैपिटल टी। ये वर्ड कुछ भी लिख सकते हो आप, कैपिटल वाई बोल लो, कैपिटल स्मॉल वाई बोल लो, कैपिटल टी बोल लो, कैपिटल जेड बोल लो, स्मॉल जेड बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और उस एक जीन के अंदर दो एलील है। समझ गए? मान लो मैंने कैरेक्टर लिया हाइट का, कैरेक्टर किसका लिया? हाइट का। ध्यान से समझो, कैरेक्टर किसके लिया? हाइट का। क्लियर? अब ये हाइट एक कैरेक्टर हो गया। मेंडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इसको कैरेक्टर नहीं बोला, फैक्टर बोला। अब हाइट एक कैरेक्टर है, अब इस कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। वो जीन क्या है? हमारे पास एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? अब उस एक जीन के अंदर टू एलील है, एक टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। जब कैपिटल टी होगा ये किसको डेजिग्नेट करता है? टॉल को। जब ये स्मॉल टी होगा ये किसको डेजिग्नेट करेगा? ड्वार्फ। समझ गए प्रवीण? चलो ठीक है, आप लोग साइन ऑफ देखो, सभी लोग को बोल देना। हाँ प्रवीण। तो सर ये पेयर में भी तो लीली कहलाएंगे ना, अगर दोनों बिग टी आ जाएंगे तब भी वो लीली होगा, हाँ, और दोनों स्मॉल टी तब भी लीली है। एक 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 एलील है, जब पेयर में हो सकता है तो उसको हम लोग एक जीन भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो? उसके एक जीन भी बोल सकते हैं। अब एलील के फॉर्म दो हो सकते हैं। समझ रहे हो? एलील जीन के फॉर्म दो है हमारे पास, टी एंड टी। जब पेयर में होगा तो हम उसको एक जीन बोल देंगे। ठीक है? वन जीन हैव टू एलील्स। इसको ध्यान रखना, एक लाइन, वन जीन हैव टू एलील्स। देखो आप सभी लोग बोल देना, हम लोग देखो इस चैप्टर को आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। टेक्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो लोग भी नहीं आ रहे उनको भी बोल देना, बाकी जो जितने आगे मैं उनको तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, कल हम लोग पूरा, ये जस्ट आज टर्मिनोलॉजी को मैंने समझाया, क्योंकि सारे टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होंगे। कल से हम लोग एग्जैक्ट जो चैप्टर शुरू होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स, और कैसे कैसे क्वेश्चन पैटर्न है, क्या क्या पढ़ना है, उन सभी चीज को डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास सिर्फ क्या था, जस्ट बेसिक ओवरव्यू, कि हमारे पास अलग अलग टर्म का अलग अलग चीजें था। चलिए, थैंक यू सभी को। सभी को समझ में आया ना?